नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ की मृत्यु। गायत्री जी अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु कैंसर की वजह से बहुत समय पहले हो गई थी। तब से वह अपने बेटे के साथ अकेले ही रहा करती थी, उसका पालन पोषण करती थी। गायत्री जी के एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, उसी से उनका घर चलता था। उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह दिन में स्कूल में पढ़ाने जाती और रात में सिलाई का काम भी कर लिया करती थी, जिससे उनकी इनकम डबल हो जाती थी। वक्त बीतता जा रहा था, धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होता जा रहा था और खर्च भी बढ़ रहे थे। वह अपनी सुख सुविधा सब त्याग कर अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में जी जान से कोशिश कर रही थी। और गायत्री जी का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जी जान लगा दी। बेटा भी पढ़ने में बहुत होशियार था, उसने भी बहुत मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। वह अब एक सफल डॉक्टर बन चुका था। रोहित भी इस बात को जानता था। उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं और बड़ी कठिनाइयों से उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसलिए वह अक्सर अपनी माँ से कहता कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, आपको हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद रोहित को एक रागिनी नाम की लड़की से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहता था। उसने रागिनी को अपनी माँ से मिलवाया। माँ ने भी शादी के लिए हाँ कर दी और वह दिन भी जल्द ही आ गया जब रागिनी रोहित की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आई। गायत्री जी ने अपनी बहू को खूब लाड प्यार किया। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए अपनी बेटी के हिस्से का प्यार भी उन्होंने अपनी बहू को दिया। रागिनी भी इस घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही दिनों तक चला, क्योंकि रागिनी को या तो अपनी माँ के साथ फोन पर बातें करना अच्छा लगता था या फिर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी और शॉपिंग करना, अपने ऊपर पैसे खर्च करना, नई नई ड्रेस खरीदना उसे बहुत पसंद था। लेकिन जब भी गायत्री जी अपनी बहू रागिनी को कुछ काम करने को कहती हैं, तो उसे परेशानी होने लगती है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से उसको कोई मतलब ही नहीं था। अब उसे अपनी सास में केवल बुराई ही नजर आती थी। अक्सर फोन पर अपनी सहेलियों को भी यही बात कहती कि ना जाने मेरी कैसी जगह शादी हुई है। यहाँ तो हर किसी को बस अपने से ही मतलब है। मैं बस पूरा दिन काम करती रहूं। यह लोग तो यही चाहते हैं। बहू के नाम पर मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी इन लोगों को। सारा दिन घर में काम करके मरती रहूं। मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं जाकर मर जाऊं। गायत्री जी समझ पा रही थी कि उनकी बहू काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। उसे कोई ज्यादा परेशानी ना हो, इसी कारण वह खुद ही घर के काम की सारी जिम्मेदारी संभाल लिया करती थी। बढ़ती उम्र के चलते उनसे काम नहीं होते थे, इसलिए अपनी बहू को केवल अपनी मदद के लिए कभी कभी आवाज लगा देती थी। उस पर भी रागिनी मुंह बनाने लग जाती थी और अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती। इस घर में आकर तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। बहू के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर गायत्री जी ने उसे कोई काम करना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन रागिनी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। रोहित भी अपनी पत्नी के बर्ताव से परेशान था, लेकिन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता, तो रागिनी इस समय भड़कना शुरू कर देती। इसीलिए मजबूर होकर उसने घर के काम करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया, जिससे खर्च का फालतू का बोझ रोहित पर पड़ गया।
जिस कारण वह अपनी पत्नी को उसके बेवजह खर्चों के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन कुछ दिन बीते तो रागिनी ने डायमंड की अंगूठी लेने की जिद करने लगी, लेकिन रोहित उसे मना करता रहा। परेशान होकर रागिनी ने अपनी माँ को फोन करके इस बारे में बताया और कहा, माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ना जाने कैसे भिखारी से शादी करवा दी है। तुम्हारे दामाद से तो मेरी एक डिमांड तक पूरी नहीं की जाती। अब मुझे रोज रोज इस तरह मन मार कर नहीं रहा जाता। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर रागिनी की माँ बोली, बेटी, कोई जरूरत नहीं इस तरह मन मार कर जीने की। जब तक वह तुम्हारी बात ना माने तब तक अपनी जिद पकड़े रहना। अपनी माँ की बात रागिनी के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई। एक दिन जब रोहित हॉस्पिटल से घर लौटा तो बुरी तरह थका हुआ था। घर जाकर जैसे ही अपना बैग रखा तो सामने अपनी पत्नी रागिनी का गुस्से में फूला हुआ मुंह देखा। रोहित शायद अपनी पत्नी के गुस्से का कारण जानता था, इसीलिए रागिनी को चाय लाने के लिए भी नहीं कहा और चुपचाप खुद ही जाकर रसोई घर में चाय बनाकर ले आया। लेकिन रागिनी कहाँ चुप रहने वाली थी। चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मालूम भी है कि आज मेरी किट्टी पार्टी में कितनी बेइज्जती हुई? मेरी सारी सहेलियां अपनी डायमंड की ज्वेलरी एक दूसरे को दिखा रही थी और मैं पिछले कुछ महीनों से तुमसे डायमंड की अंगूठी मांग रही हूँ। वह तुमने दिलाई ही नहीं आज तक। हद होती है कंजूसी की भी। मैं इतनी बड़ी चीज भी नहीं मांग रही थी कि तुम पूरी न कर पाओ। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगली बार जब मैं पार्टी में जाऊंगी तो डायमंड की अंगूठी पहन कर ही जाऊंगी। रागिनी ने गरजते हुए कहा। तो रोहित ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो रागिनी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्च होता है और फिर अब वह काम वाली बाई लगाने के बाद खर्च और भी बढ़ गया है। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी दिलवा दूंगा। अपने पति की बात सुनकर रागिनी उसी समय चुप रह गई और डायमंड की अंगूठी के सपने देखने लगी। लेकिन अगले ही दिन जब रोहित हॉस्पिटल से घर लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। दरअसल कुछ समय पहले उसने एक मरीज का ऑपरेशन किया था। उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था, जिसके कारण अस्पताल के मालिक ने उसे अपने अस्पताल से निकाल दिया था, वह भी बहुत बेइज्जती करके, जिस कारण उसकी जॉब भी चली गई थी और सभी स्टाफ और मरीजों के सामने उसे बेइज्जत करके अस्पताल से निकाल दिया। यह बदनामी रोहित बर्दाश्त नहीं कर सका। वह चुपचाप उस अस्पताल से अपने घर चला आया। घर का माहौल भी कुछ सही नहीं था। उसकी पत्नी दिन पर दिन घर में कलह क्लेश किया करती थी। इसी कारण वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पाया था। जब यह बात उसने अपने घर में बताई तो उसकी पत्नी चिल्लाते हुए कहती है, अब तो तुम्हारी जॉब भी चली गई तो घर का खर्चा पानी किस तरह चलेगा? इस पर गायत्री जी कहती हैं कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो बहू, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उधर दूसरी तरफ रोहित को उदास देखकर गायत्री जी ने उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने अपने बेटे को हौसला दिया कि बेटा, परेशान ना हो, कुछ दिनों में दूसरी जगह तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रोहित कुछ समय अपनी माँ के पास बैठकर उदास मन से अपने कमरे में चला गया और गायत्री जी टेंशन में पड़ गई कि आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि रोहित के पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। जो रुपए उसने इकट्ठे किए थे उन रुपए से उसने यह घर खरीद लिया था। अपने बेटे की चिंता गायत्री जी को सता रही थी। उधर जब रोहित ने अपनी नौकरी छोड़ने की बात रागिनी को बताई थी तब से रागिनी जिद पकड़कर बैठ गई, यह सोचकर
कि अब वह अपने शौक कैसे पूरे कर पाएंगी। फिर रोहित ने अपनी मजबूरी बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, रागिनी, ऐसी स्थिति में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो रागिनी हैरान होते हुए बोली, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो रोहित बोला, तुम अगर चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। इस पर रागिनी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। तो रोहित बोला, अगर अगले महीने तक मेरी नौकरी ना लगी तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में हम लोग काम वाली बाई का खर्चा नहीं झेल सकते। तो तुम कुछ दिनों के लिए माँ के साथ घर का काम संभाल लो, क्योंकि इस समय एक एक पैसा बचाना हमारे लिए जरूरी है। रोहित की बात सुनकर रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन तुम जानते हो कि मुझसे यह सब काम नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ। तो रोहित बोला, रागिनी, जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, तुम जो मांगोगी वह तुम्हें ला कर दूंगा। सिर्फ 1-2 महीने के लिए एडजस्ट कर लो प्लीज। रोहित की यह बात सुनकर रागिनी घर के कामों में अपनी सासू माँ का हाथ बटाने के लिए तैयार हो गई। 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन रोहित की बहुत कोशिश करने के बाद भी नई जॉब नहीं मिल पा रही थी। एक दिन गायत्री जी जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए अंदर गई थी, तो उनका पैर धोखे से साबुन की बट्टी पर पड़ गया और वह फिसल कर वहीं बाथरूम में ही गिर पड़ी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनका बेटा और बहू भागते हुए आए और अपनी पत्नी की मदद लेकर गायत्री जी को किसी तरह उनके कमरे तक लेकर आए। लेकिन वह दर्द से कर्राहती जा रही थी और धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हालत खराब होती देखकर रोहित उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की तो मालूम पड़ा कि उनके हाथ की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर आया है। उनके पैर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया। नौकरी जाने और माँ की चोट लगने से रोहित बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब उसका खर्च और भी ज्यादा हो गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी हो गई रागिनी को, क्योंकि एक तो काम वाली बाई चली गई थी, तो दूसरी ओर उसकी सासू माँ, जो सारा दिन घर पर नौकरानी की तरह काम करती रहती थी, अब वह भी बिस्तर पकड़ ली थी। अब खाना पकाना, साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोना, सारे कामों की जिम्मेदारी रागिनी पर आ चुकी थी। साथ ही साथ उसे गायत्री जी के सारे काम भी करने पड़ रहे थे। हालांकि गायत्री जी की दीवार के सहारे बाथरूम तक तो जैसे तैसे चली जाती थी, लेकिन उन्हें हाथ में खाना देना, दवाइयाँ देना और उनके छोटे छोटे काम में रागिनी को मुसीबत लगते थे। रोहित अक्सर जॉब के सिलसिले में सुबह सुबह निकल जाता था और बच्चों को भी स्कूल जाना होता था, इसलिए रागिनी को सुबह सुबह उठना पड़ता था। एक दिन सुबह जब नाश्ता वगैरह और काम करने जैसे ही रागिनी अपने कमरे में जाकर बैठी, तो अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगी। माँ, तुम जानती नहीं मेरे सिर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा दिन नौकरानी की तरह काम में लगी रहती हूँ, एक पल को भी आराम नहीं है। नौकरानियों से भी बदतर हालत हो गई है आपकी बेटी की। अभी रागिनी अपनी माँ से फोन पर बातें कर ही रही थी कि तभी गायत्री जी की आवाज आई, बहू, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत तेज भूख लग गई है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर रागिनी अपनी माँ से कहने लगी, क्या बताऊं माँ, ना जाने कब ठीक होगी मेरी सास। अब तो इतने दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई चोट वोट नहीं आई। यह तो बस चोट का ड्रामा कर रही है। न जाने कब उठेगी। सारा दिन घर का काम करते करते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और यहाँ यह महारानी पूरा दिन बिस्तर पर आराम करती रहती है। माँ बेटी में यह बातें हो ही रही थी कि फिर से गायत्री जी की आवाज आई,
रागिनी बहू, बाकी का काम हो गया हो तो मुझे भी चाय नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। सासू माँ की आवाज सुनते ही फोन रख कर रागिनी गुस्से से उठी और पैर पटकते हुए किचन की ओर चली गई। एक थाली में खाना लाकर गायत्री जी के सामने पटकते हुए बोली, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुबह से काम करते करते थक गई थी। अगर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई थी। बहू की तीखी बातें सुनकर गायत्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बहू, मुझे भी बार बार तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के कारण मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। मेरी हालत ऐसी ना होती तो मैं कभी ना बैठती, और फिर सुख दुख में और परेशानी में परिवार के सदस्य ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। तभी रागिनी बोली, यह खाना खाओ, ये फालतू के भाषण देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में रागिनी के फोन की घंटी फिर से बजने लगी। फिर से उसकी माँ का फोन आया था। बेटी रागिनी, तेरी हालत देख देख कर तो मुझे चिंता खाए जा रही है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है मेरी बच्ची को। तभी रागिनी बोली, क्या करूं माँ, एक तरफ तो पैसे की तंगी और दूसरी तरफ दिन भर मैं इन महारानी के नखरे उठा रही हूँ। समझ नहीं आता किस तरह अपनी सास से छुटकारा पाऊं। अगर मैं इन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कहूंगी, तुम्हारे दामाद इस बात को कभी मंजूर नहीं करेंगे। तुम ही बताओ, इस समस्या का क्या समाधान है? निराशा भरे स्वर में रागिनी ने कहा। तो उसकी माँ बोली, बेटी चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का हल है। माँ की बात सुनते ही रागिनी चहक उठी और बड़ी खुशी से पूछने लगी, ऐसा कौन सा हल है माँ, मुझे भी बताओ। तो उसकी माँ बोली, मेरे पास एक समाधान है जिससे तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी, जिससे एक ही तीर से दो निशाने लग जाएंगे। क्या मतलब माँ, मैं समझी नहीं। रागिनी बोली। तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, अगर तुम अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हो तो उसे अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं देती? तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। ना तो तुम्हें रोज रोज की परेशानी झेलनी पड़ेगी, ना ही उनकी दवाइयों का खर्च उठाना पड़ेगा। और ऊपर से सासू माँ के बीमा के पैसे भी मिलेंगे सो अलग। अपनी माँ की यह बात सुनते ही रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं भला अपनी सास को कैसे अपने रास्ते से हटा सकती हूँ? इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, इतने में दरवाजे पर डिलीवरी वाले ने घंटी बजाई। रागिनी ने फोन रख दिया और पार्सल लेकर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन काम करते करते उसे बार बार अपनी माँ की कही बातें याद आ रही थी। रागिनी दिन भर सोच रही थी कि आखिर कैसे कोई हल निकाला जाए। फिर अपनी माँ द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में सोचने लगी। पहले अपनी माँ की तो बात उसे बेकार लग रही थी, अब वह इस ओर जाने का सोच रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपनी परेशानियों से आजाद हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगले दिन सुबह हुई तो गायत्री जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो रोहित बोला, माँ, आज तो मैं नहीं जा सकता, आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे लगता है कि आज बात बन ही जाएगी। मैं आपको कल डॉक्टर को दिखाने ले चलूंगा। ऐसा कहकर रोहित अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने चला गया। सब लोगों के चले जाने के बाद रागिनी अपने प्लान को पूरा करने में लग गई। रसोई में जाकर गैस का रेगुलेटर खुला छोड़ दिया और जल्दी से पैसे और बैग लेकर शॉपिंग करने मॉल चली गई। जाते समय उसने घर की लाइट भी बंद कर दी। अब गायत्री जी घर पर बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वह काफी देर से गहरी नींद में सोई थी। इसलिए रागिनी के जाने के कुछ समय बाद ही सोकर जाग गई। गायत्री जी अपनी बहू रागिनी को आवाज दे रही थी, लेकिन ना ही रागिनी की आवाज आई और ना ही वह खुद आई। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद रसोई घर में आग लग गई। अब पूरा घर धुएं से भर गया।
जब रागिनी शॉपिंग से लौटी तो दूर से ही उसे अपने घर में से धुआं निकलता नजर आया। देखते ही सोचने लगी, आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। अब मेरी सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएगी। ना तो सासू माँ की रोज रोज की किचकिच सुननी पड़ेगी और ना ही दिन भर काम करना पड़ेगा। बीमा के रुपए मिलेंगे वह अलग, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। अपने घर की ओर दौड़ते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ढोंग करने लगी जैसे उसे अपनी सासू माँ की कितनी परवाह है। रोने का नाटक करते हुए घर की ओर दौड़ने लगी तो लोगों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। इस समय रोहित भी घर वापस लौट आया। उसे नौकरी मिल गई थी, जिस कारण वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा तो देखा फायर ब्रिगेड वाले उसके घर में लगी आग बुझा रहे थे। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। रागिनी जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार चिल्लाते हुए बोल रही थी, कोई मेरी सासू माँ को बचा लो। उसकी यह बात सुनते ही रोहित के हाथों से मिठाई का डिब्बा छूट गया और वह कांपते स्वर में बोला, रागिनी, आखिर हुआ क्या है और माँ कहाँ है? रागिनी ने रोते हुए घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि माँ घर में है। इतना सुनते ही माँ माँ पुकारते हुए रोहित घर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में लगी आग को तो बुझाया जा चुका था, लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर गए तो देखा कि अंदर एक वृद्ध महिला की लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह से आग में झुलस चुकी थी। यह सब देखते ही रोहित के दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ माँ चिल्लाते हुए रोहित जोर जोर से रोने लगा, तो दूसरी ओर रागिनी भी ऐसे चिल्लाती जा रही थी जैसे कि उसकी दुनिया ही लुट गई हो। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया और 2 घंटे बाद गायत्री जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग घर पहुंच चुके थे। रसोई घर में आग फैलने के कारण बहुत नुकसान हो गया था, जबकि बाकी के कमरों में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। तभी रोहित अपनी माँ को याद करता तो कभी अपने घर को देखता, जिसमें माँ के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई थी। उधर रोने का नाटक करती हुई रागिनी यह सोच सोचकर परेशान थी कि फिर उसकी माँ अभी तक पहुंची क्यों नहीं। रोहित अपनी माँ के गम में लगातार रोए जा रहा था। रागिनी भी आंसू बहाते हुए दिखावा कर रही थी। आस पड़ोस की औरतें कभी गले लगाकर रागिनी को सहारा देती तो कभी बातों से सांत्वना देती। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया और आवाज आई, क्या हुआ? यह सब क्या चल रहा है? यह आवाज सुनते ही लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन जिसने भी देखा तो देखता ही रह गया। अचानक सब लोगों में हाहाकार मच गई। जैसे ही रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि स्वयं गायत्री देवी खड़ी थी। उन्हें देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाया, माँ, और दौड़ते हुए अपनी माँ से गले लग गया। गायत्री जी को अपने सामने खड़ा देख उनकी बहू रागिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो लगभग चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। जिस माँ का अभी अंतिम संस्कार करके वह घर लौटे थे, वह माँ आखिर उनके सामने सही सलामत कैसे खड़ी है? तो जिस महिला का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था, वह महिला कौन थी? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी हो गया था। दरअसल हुआ यह था कि जैसे ही रागिनी रेगुलेटर खुला छोड़कर शॉपिंग के लिए निकली थी, उसके ठीक 10 मिनट बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। अब तक गैस पूरे घर में नहीं फैली थी, तो गायत्री जी जैसे ही उठकर दरवाजे पर गई, बत्ती जलाई और दरवाजा खोला, तो कुछ खाया पिया न होने के कारण कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ी। गायत्री जी के भाई उनका हालचाल पूछने के लिए अपने बेटे के साथ उनके घर आए थे। जब उनके भाई ने
उन्हें ऐसी हालत में देखा तो वह और उनका बेटा उन्हें अपनी कार में बिठाकर अस्पताल दिखाने के लिए ले गए। और उधर रागिनी की माँ तो केवल यही चाहती थी कि रागिनी को सास से छुटकारा मिल जाए। इसलिए गायत्री जी को रागिनी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का प्लान बनाने के लिए वह रागिनी के घर आ पहुंची थी। जैसे ही वह घर में आई तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेटी को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही बत्ती जलाई तो पार्किंग से घर में फैली गैस ने आग पकड़ ली। तुरंत ही आग ने पूरे रसोई घर और हॉल को घेर लिया। रागिनी की माँ उसी आग की चपेट में आ गई। आग में झुलसते हुए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन धुएं के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने का और अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं गायत्री जी को समय पर खाना ना मिल पाने के कारण बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी। तो डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया, जिस वजह से उन्हें घर आने में देर हो गई। बाजार से लौटी रागिनी ने जब घर में धुआं उठता हुआ देखा तो वह सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि आखिर उसने अपने रास्ते से कांटे को हटा ही दिया। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उस घर में उसकी सास नहीं बल्कि उसकी माँ ही जिंदा जल रही थी। वह अंदर ही अंदर खुश थी कि उसके प्लान से आज उसे अपनी सास से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। परंतु आज जब उसने अंतिम संस्कार के बाद अपनी सास को अपने सामने खड़े देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इधर गायत्री जी यह समझने में असमर्थ थी उनके घर में यह सब हो क्या रहा था। जब उन्होंने बताया कि वह कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और अपने भाई के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी, तब जाकर सारा मामला सामने आया। लेकिन यह बात सबके सामने अब तक यह पता नहीं चला था कि आखिर मृत्यु किसकी हुई थी। पुलिस को बुलवाया गया। आस पड़ोस के सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाई गई। तब जाकर पता चला कि गायत्री जी के घर से निकलने के कुछ देर बाद रागिनी की माँ उस घर में आई थी और जिस बूढ़ी महिला की मृत्यु हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि रागिनी की माँ थी। यह बात सुनते ही रागिनी का दिल बैठा जा रहा था। उसे तो ऐसा लगा कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। आज यह बात साबित हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो प्लान उसने अपनी सास के लिए बनाया था उस प्लान में तो उसकी माँ ही फंस चुकी थी और आग में बुरी तरह झुलस कर मर चुकी थी। अपने ही हाथों उसने अपनी माँ की जिंदगी खत्म कर दी थी। कुदरत का न्याय हो चुका था और रागिनी यह न्याय देखकर हैरान थी। झूठ के आंसू अब असली के आंसू में बदल चुके थे। रागिनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह सब कैसे हो गया माँ? वापस आ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे समय में गायत्री जी ने उसे सहारा दिया, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची थी। वहीं उसे संभाल रही थी, उसके सर को अपने कंधे का सहारा देते हुए हौसला दे रही थी। अपनी सास का प्यार देखकर उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। वह शर्मिंदा तो थी, लेकिन उसे महसूस करने में शायद उसने काफी देर कर दी थी। पूरे घर में रागिनी के रोने की आवाज गूंजती जा रही थी, परंतु यह सब उसके कर्मों का ही फल था, जो कुदरत ने उसे दिया था। अब रागिनी अपने आप को धीरे धीरे संभाल रही थी। इस चीज में उसकी सास गायत्री जी उसका पूरा पूरा सहयोग कर रही थी, जिसके कारण रागिनी कुछ समय बाद अपने दुख से उभर आई। अब वह अपने सासू माँ से बहुत प्यार करने लगी थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी। अब गायत्री जी को लगने लगा था कि वास्तव में जिस बहू को मैं बेटी समझकर प्यार दे रही थी,
अब वह सच में मेरी बेटी ही बन गई है। दोनों सास और बहू में अब बहुत प्यार आ गया था। यह देखकर रोहित भी खुश था। रोहित को जो जॉब मिली थी वह वहां जाने लगा और घर के हालात धीरे धीरे सही हो गए, जिसके चलते उन्होंने काम वाली बाई को भी रख लिया, जिससे अब सास और बहू दोनों साथ साथ शॉपिंग पर जाती और पार्टियां करती थी। अब उनके परिवार एक सुखी संपन्न परिवार हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए, देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। धन्यवाद।